केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको खबरों के पीछे के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के उस बेशर्म चेहरे की जो अब खुलकर यह कह रहा है वो वंदे मातरम का सम्मान नहीं करेगा। कुछ छोटा मोटा पार्षद विधायक होता तो और बात थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया कि मैं वंदे मातरम कानून को नहीं मानता, क्योंकि खड़गे की मौजूदगी में एक बार फिर कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम को के दो छंद हैं पूरे होते ही वंदे मातरम ही रुकवा दिया गया। मतलब आधा अधूरा वंदे मातरम गाया गया। और जब राष्ट्रगीत के इस अपमान पर सवाल उठे तो कांग्रेस की मुस्लिम लीग वाली जो सोच है वो सामने आ गई। और तो और सोच तो दहेज के दानवों की भी बेनकाब हुई है, जहां यूपी के मेरठ में एक महिला डॉक्टर का शव उसी के क्लिनिक में लटका हुआ मिला। परिवार वालों का आरोप है कि पीड़ित महिला के पति और सास ने उस पर दहेज का दबाव बनाया था। शादी को साल भर भी नहीं हुए और डॉक्टर ने फांसी लगा ली। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है कि असल मामला क्या था, और पुलिस का दावा है कि यह गुत्थी जल्द ही सुलझ जाएगी, क्योंकि योगी फोर्स एक्शन मोड में। यूपी में अवैध कब्जों के खिलाफ जोरदार कार्रवाइयां हो रही है। लखनऊ में योगी की पुलिस पर अटैक करने वालों का इलाज हो गया। उधर हापुड़ में एटीएस ने आतंकी संगठन जैसे कि जो स्लीपर सेल है जफर को दबोचा है, और इसका काम मदरसों से चंदा इकट्ठा करना था, जैश के आतंकियों की मदद करना था। तो एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि जैश जिस पाकिस्तान में बैठकर आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, वहां के लोग सऊदी जैसे देशों में जाकर भीख मांगते हैं। भले ही शहबाज भाड़े का सूट पहनकर मोहम्मद बिन सलमान के साथ कितने भी एग्रीमेंट साइन कर ले, फोटो खिंचवा ले, लेकिन अंदर की जो चिंदी चोरी होती है ना, वही दिखती है। एक तरफ तो सऊदी ने हाथ मिलाया, लेकिन दूसरे हाथ से गिरेबान पकड़ते हुए समझा दिया कि अपने भिखारियों को अपने पास रखो। लेकिन इसके बावजूद कटोरा शरीफ और मुल्ला मुनीर को शर्म नहीं आती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश में मौजूद उन लोगों की जिन्हें देश का राष्ट्रगीत गाने में शर्म आती है। और बेशर्मी ऐसी है, ऐसी बेशर्मी कि डंके की चोट पर कहते हैं कि हम तो वही वाला गाएंगे जिससे हमारा एजेंडा सिद्ध होगा। कांग्रेस का मुस्लिम लीग वाला जो ये प्रेम है ना, ये लव स्टोरी, ये रह रह कर जाग उठता है। तभी तो पहले दिल्ली फिर गोवा कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुल 6 छंद बजने से रोक दिए। दिल्ली में चलता हुआ वंदे मातरम रुकवाने की कोशिश की गई, रुक जाओ, बंद कर दो वो। लेकिन गोवा में थोड़ी बेहतर तैयारी थी। खड़गे मंच पर थे और पहले से सब कुछ सेट था कि जैसे ही वंदे मातरम के 2 छंद पूरे होंगे, भारत माता की जय के नारे के साथ पर्दा गिरा देना, खेल खत्म। खड़गे साहब का ऑर्डर था भाई, तो कैसे टाला जाता। वही हुआ, 2 छंद हुए और फिर पटाक्षेप, सब कुछ खत्म। तो सवाल है कि यह कृत्य कांग्रेस की मानसिकता को बताता है। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है विरोध, फिर चाहे वो मोदी का विरोध हो, बीजेपी का विरोध हो या देश का विरोध। हम तो करके रहेंगे, विरोध करना है करेंगे। एक तो कांग्रेस ने आधा राष्ट्रगीत गाया, ऊपर से जब जवाब मांगा गया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेशर्मी से यह कह रहे हैं कि वो ऐसे नियम नहीं मानते। मतलब संविधान ठेंगे पर, कानून ठेंगे पर, देश का मांग ठेंगे पर, और सिर पर सजेगा एजेंडा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। जो महात्मा गांधी जी
वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, जैसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। बिल्कुल, आपने वही किया जो पुरखों से चला आ रहा था। ये आपके पुरखे थे जिनसे सीख आपने ली थी, वही करेंगे। तो संविधान का रखवाला कैसे बताते हैं सर? हाथ में संविधान वाली पतली वाली किताब लेकर हर जगह दिखाते फिरते हैं कि हम तो संविधान को यहां रखते हैं, यहां, हाथ में नहीं, यहां, और उसके बाद यहां। लेकिन कानून नहीं मानिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी संविधान का रखवाला बताती है खुद को। बात बात पर जिसके नेता हाथ में संविधान लेकर चौक चौराहों पर यात्राएं निकालते हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और कह रहे हैं कि मैं नहीं गाऊंगा, नियम तोड़ूंगा, बार बार तोड़ूंगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वंदे मातरम को लेकर नियम क्या है। तो यह खेल जो है थोड़ा पेचीदा है, और ऐसा नहीं है कि वंदे मातरम के 2 पद गाना गुनाह है, लेकिन संसद से पास हुए बिल के बाद अब जरा समझिएगा, एकदम आंख कान खोलकर, कैसे यह नियम है, कैसे पालन करना है। वंदे मातरम के लिए राष्ट्रगान जैसे नियम है, उतना ही सम्मान वैसे ही प्रोटोकॉल। प्रावधानों के तहत हर नागरिक के लिए व्यक्तिगत रूप से वंदे मातरम गाना जरूरी नहीं है। मतलब गाना है, यह कोई मजबूरी नहीं। जो व्यक्ति व्यक्तिगत या फिर धार्मिक वजह से गाना नहीं चाहता, वो सम्मानजनक मुद्रा में खड़े रहते चुपचाप रह सकता है, लेकिन उसे खड़े रहना होगा बिल्कुल ऐसे। अपराध तब माना जाता है जब कोई आधिकारिक गायन के दौरान जानबूझकर उसमें व्यवधान डालता है, व्यवधान पैदा करता है या फिर अनादर करता है, जो कि कांग्रेस ने किया। चाहे 15 अगस्त को आपने देखा या फिर गोवा में आज कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम का गान रुकवाया गया। नियम कहता है कि जहां भी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगीत गाया जाए, यानी प्रोटोकॉल के तहत, वहां पूरे 6 पद गाए जाएंगे, और इस गान में तकरीबन 3 मिनट 10 सेकंड लगते हैं। जोड़ लीजिए 190 सेकंड। मतलब अगर आप अपने 2 पद वाला वंदे मातरम गाना चाहें तो वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप किसी को 6 पद वाला वंदे मातरम गाने से रोकते हैं या बीच में उसे छोड़कर हट जाते हैं, तो फिर ये अपमान की श्रेणी में आता है, और इसके तहत 3 साल की जेल हो सकती है, जुर्माने का प्रावधान अलग से। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ। उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग। पहली बार हो तो गलती, लेकिन जब यही गलती जानबूझकर दोहराई जाए तो फिर कहलाता है अपराध। राष्ट्रगीत का अपमान कांग्रेस की मानसिकता बन चुका है। पहले दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में राष्ट्रगीत रुकवाने की कोशिश की गई, और फिर अब गोवा में कांग्रेस की बैठक में माननीय अध्यक्ष खड़गे जी के सामने सिर्फ 2 स्टैंजा गाकर चुप्पी साध ली गई। कांग्रेस का मानना है कि चाहे संसद से कानून पास हो या फिर राष्ट्रपति खुद कह दें, राष्ट्रगीत तो वही रहेगा जो कांग्रेस मानती है। आधा अधूरा गान ही कांग्रेस की मानसिकता को पूरी तरह से संतुष्ट करता है।
राष्ट्रगीत का बार बार अपमान करने वाली कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की चाहत में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे यह समझ नहीं आ रहा कि यह राष्ट्र का अपमान है, किसी एक पार्टी या कानून का नहीं। लेकिन कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष को देश के अपमान से क्या मतलब? उन्हें तो सिर्फ अपनी पार्टी के अपमान की घटनाएं दिखाई देती हैं। पार्टी के खिलाफ कही गई बातें उनके कानों में गूंजती हैं। बाकी सब तो शोर है शोर। सब हमारे स्कूल में पढ़ के, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ के ये लोग सावंत गिवन हमको ही म्याऊ कर रहे। ये हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ। सब कुछ हमने दिया तुमको, अरे रोड दिया, पानी दिया, यूनिवर्सिटी दिया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया, तुम हमको क्रिटिसाइज करते हो, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो। जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया उनको टीका करते हो तुम। कांग्रेस के अध्यक्ष स्वामी भक्ति में अंधे हो सकते हैं, पूरा देश थोड़ी ना आंखें मूंद लेगा। कांग्रेस के नेता नियम कायदा भूलें तो बीजेपी ने उन्हें फिर एक बार रिवीजन करवा दिया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे। ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता को। वंदे मातरम का अपमान करना कानूनी अपराध है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इससे बाज नहीं आ रही। अध्यक्ष वंदे मातरम रुकवा देते हैं, सीनियर लीडर कुर्सियों का बहाना बनाते हैं, छुटभैया नेता कह देते हैं कि वंदे मातरम तो नहीं गाऊंगा, और राहुल गांधी सिवाय मुस्कुराने के कुछ नहीं कर पाते। और यही मुस्कान देश प्रेमियों के जले पर नमक का काम करती है। वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना का जो है, मैं कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक कला का, एक कविता का क्या प्रभाव होता है जनमानस पे, लेकिन उसका एक इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना प्रभाव करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे, हमने दिया, हमने किया, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। मतलब कभी कभी तो लगता है अपने भगवान। मल्लिकार्जुन खड़गे यही कहना चाहते। और कंगना रनौत ऐसा क्यों कह रही है, उनका रिएक्शन क्यों है, यह भी जान लीजिए। क्योंकि कांग्रेस का यह क्लियर स्टैंड काफी हद तक वही है जो आजादी से पहले मुस्लिम लीग का था। चलिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग वंदे मातरम गाने के लिए राजी नहीं थी। पूरी हिस्ट्री समझ। वजह यह थी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिए गए वंदे मातरम में मां दुर्गा समेत हिंदू देवी देवताओं की स्तुति थी, और जिन्ना समेत मुस्लिम लीग का मानना था कि वो सिवाय अल्लाह के किसी और के आगे सिर नहीं झुका सकते, इसलिए वो वंदे मातरम का गान नहीं करे। इतिहासकारों का दावा है कि साल 1930 के दशक के अंत तक मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ एक मजबूत अभियान चलाया था। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में हुई एक बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना ने गीत की निंदा की। अब पीएम मोदी ने संसद में ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए यह दावा किया था कि इस मामले में 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा। उस पत्र में यह कहा गया कि वंदे मातरम की पृष्ठभूमि मुसलमानों को परेशान कर सकती है, उनकी भावनाएं आहत कर सकती हैं। माना जाता है कि इसी के बाद पंडित नेहरू ने जोर देने पर वंदे मातरम को तो रख लिया, लेकिन सिर्फ 2 पद गाने पर सहमति बनी, जिनमें देवियों का नाम नहीं था, ताकि जिन्ना समेत मुस्लिम लीग को इससे आपत्ति ना हो। और कांग्रेस अभी भी वही मुस्लिम लीग वाली बात, आपत्ति दोहराकर वंदे मातरम का अपमान करने की जिद पर आई। जबकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार ने बाकायदा संशोधन लाकर
उसे राष्ट्रगान के बराबर का सम्मान दिलाने का कानून जो था पास करवाया। यह थी कहानी, पूरे देश को जानना चाहिए। लेकिन यह देश वंदे मातरम का सम्मान करना जानता है। सोच और मानसिकता का फर्क क्या होता है वो समझाने के लिए हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में थे। वहां गलती से आधिकारिक वंदे मातरम की जगह भारत रत्न लता मंगेशकर जी का गाया हुआ वंदे मातरम गाना बज गया। बताया गया कि किसी ने गलती से वो गाना प्ले कर दिया था, लेकिन मानसिकता का फर्क कहां से आता वो देखिए। गलती से भी बजा तो वंदे मातरम ही ना तो शिंदे समेत तमाम लोग उस गाने पर भी पूरे 4 मिनट तक खड़े रहे, क्योंकि सम्मान वंदे मातरम का है, गुणगान तो मातृभूमि का है। तो फिर पीछे कैसे हटते? ऑफिशियल राष्ट्रगीत तक नहीं, बल्कि वो डिप्टी सीएम शिंदे खड़े रहे और कांग्रेस दफ्तर में आधिकारिक वंदे मातरम जो कि सिर्फ 190 सेकंड का होता है उस पर भी हाय तौबा मचा रही थी। कांग्रेस को 190 सेकंड में ही कुर्सी की चिंता सताने लगी। हालांकि डिप्टी सीएम शिंदे ने इसके बाद उस कार्यक्रम के संयोजकों को यह समझाया कि इस तरह की गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम के गायन और वादन में सावधानी का ख्याल रखें। आपलं जे सुरुवातीला वंदे मातरम झालं ते जे संसदेने मंजूर केलेलं मान्यता दिलेली कडवी नव्हती, थोडं गाणं होतं ते, तर ते पुढे संयोजकांनी यापुढे काळजी घ्यावी। वंदे मातरम जे आपलं संसदेत मंजूर झालेलं आहे त्याला मान्यता मिळाली आहे आणि तसंच वंदे मातरम प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण गायलं पाहिजे। इसलिए सम्मान करना जरूरी है कानून का। सिर्फ संविधान की किताब लेकर दुनिया को दिखाने से काम नहीं चलेगा। आज आइए रास्ते पर, नहीं तो सम्मान खुद को सम्मान करना सिखा सकता है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। एक मामला आया वहां से जिसने फिर सबको सोचने पर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। ट्यूशा की मौत का मामला लोगों के जहन से अभी उतरा नहीं था कि मेरठ से ऐसी ही एक घटना सामने आई जहां एक महिला डॉक्टर की मौत से बड़े सवाल खड़े हो गए। मेरठ की डॉक्टर खुशहाली का शव मंगलवार सुबह फांसी के फंदे से लटका मिला। पहले तो माना जा रहा था कि यह आत्महत्या है, लेकिन फिर एक वीडियो ने सारा का सारा माजरा पलट दिया। एक वीडियो के सामने आने के बाद यह पूरी तरह से कहानी स्पष्ट होने लगी। वो वीडियो था एक कमरे का जिसमें डॉक्टर खुशहाली के दोनों हाथ पैर बंधे हुए मिलते हैं। लगता है कि मानो किसी ने प्रताड़ित करने के मकसद से उन्हें बांधा, जिसकी खुशहाली की संदिग्ध मौत पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो हुआ उनके साथ, इसके पीछे की कहानी क्या? मेरठ में एक महिला डॉक्टर का शव महिला डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर चुन्नी से लटका मिला। परिवार वालों ने इसे हत्या के रूप में देखा और पुलिस को इस पूरे मामले में तहरीर दी। दरअसल डॉक्टर खुशहाली जो कि मेरठ में आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करती हैं, और मेरे पीछे आप ये हॉस्पिटल देख रहे हैं। इस हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर आप देखिए रघु आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी सेंटर यहाँ पर खुला हुआ है, और इसी सेंटर के अंदर डॉक्टर खुशहाली, जिनका नाम भी नीचे लिखा हुआ आपको बोर्ड पे नजर आएगा, वो प्रैक्टिस कर रही थी। 10 महीने पहले ही ये जो सेंटर है वो खोला था, लेकिन जानकारी जो मिल रही है रविवार सुबह तकरीबन 6:15 बजे डॉक्टर खुशहाली अपने घर से यानी कि अपने मायके से निकली, सीधा इस सेंटर में पहुंची। डॉक्टर खुशहाली का भाई रजत जब 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास रविवार को इस क्लिनिक में पहुंचा तो कमरे के अंदर खुशहाली का जो शव है वो चुन्नी से लटका हुआ मिला। हालांकि इसको लेकर पुलिस को भी एक शिकायत दी गई, जिसमें रजत के द्वारा ये शिकायत की गई कि दहेज और उस पूरे मामले में डॉक्टर खुशहाली के जो ससुराल वाले हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि हत्या की गई है। रजत का ये भी कहना है कि जिस समय वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ हाथ बंधे हुए थे। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हाथ बंधे हुए थे तो कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है, और इसी तहरीर के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जतिन की रिपोर्ट आप देख पा रहे थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर खुशहाली की शादी तो महज 8 महीने पहले हुई, और 8 ही महीने का ये समय था।
काशीपुर के गौतमी हाइट्स में डॉक्टर खुशहाली रहा करती थी। 14 जनवरी को वहीं पर और उनके मयंक की डेस्टिनेशन वेडिंग थी। लड़के वालों ने दहेज में थार की गाड़ी मांगी थी और इसके बाद बातचीत करके वेन्यू गाड़ी दी गई। खुशहाली के परिवार का दावा है कि शादी के बाद से ही अलग अलग वजहों से मयंक के परिवार वाले पैसों की मांग करते हैं। और तो और डॉक्टर खुशहाली के नाम पर मयंक ने लोन भी ले लिया। 29 जुलाई को मयंक और खुशहाली के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि खुशहाली के साथ मारपीट शुरू हो गई। खुशहाली किसी तरह घर से निकली और अपनी जान उठने बची। उन्होंने कितने लोन मेरी बेटी के नाम पे लिए, जो तुरंत मेरे लोन लिए, जो 10-15 लोन जो उसमें एक्टिव है मेरी बेटी के नाम, वो लोन लेते थे। स्टेट बैंक के खाते में बेटी के मेरे पैसा आता था, वो पैसा तुरंत वो डॉक्टर मैंक के नाम चले जाता था। जो मेरी बेटी के एक पल्लापुरम फेज 1 में सेंटर चलाती थी, उसका सेंटर ठीक चलता था, उसमें जो भी इनकम होती थी वो सारा पैसा निकाल के उसमें अपने ट्रांसफर कर देते हैं। उनकी मांग पहले से शुरू हो गई थी। उनकी मांग पहले थार की थी। थार हमने उनको साफ मना कर दी। फिर हमने 3 गाड़ियां बुक करी और उसको शादी में ये तक बोला गया कि तेरे घर वालों ने शादी में फ़ोटो के पैसे नहीं दिए तो हम तेरी भी फ़ोटो नहीं आने देंगे। 3 या 4 अगस्त में उसके पास पहली बार लोन का बाउंस हुआ है कोई लोन, जिसकी उसको जानकारी नहीं थी। तो आपने देखा कि जो परिजन है वो बता रहे हैं कि इसके पीछे इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, कहां से डिमांड शुरू हुई और ये डिमांड कैसे आगे बढ़ती चली गई, यानी कि उनकी सेविंग्स पर भी इनकी नजर। कुल मिलाकर पुलिस ने वीडियो और परिजनों के बयान को मिलाना शुरू किया और उसे आधार बनाया। आरोपी पति और ससुर को अरेस्ट किया गया। दहेज की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई और आशा है कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। प्राथमिक में शुरुआत में ही इनके जो खुद के भाई है उन्हीं के द्वारा ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। घर की एंट्रेंस और एग्जिट एक ही थी और उसमें से कोई भी फोर्स एंट्री नहीं थी, जबकि शादी को 7 साल से कम का समय हुआ है। तो इसीलिए इसमें दहेज हत्या के नियम के तहत जो दहेज हत्या का मुकदमा लिखा जाता है तो वो मुकदमा भी लिखा गया है और इनके परिवारजनों के जो मैके के परिवारजन हैं इनके द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है उसी के आधार पे जो मृतिका है उनके पति की गिरफ्तारी हुई है, साथ में उनके जो ससुर है इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। आज दोनों को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। तो पुलिस कह रही है कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द हो जाएगा। और हाँ, दूध से याद आया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध दूध डेयरी चलाने वालों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा लखनऊ सन्न रह गया। आरोपियों ने लखनऊ के पारा इलाके में अवैध डेयरी पर कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया। नगर निगम की गाड़ियों के शीशे टूटे, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया और बात इतनी बढ़ गई कि एक दारोगा की जान पर बनाई। कहने का मतलब हमला इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से उन्हें घायल करने का प्लान था। तो लखनऊ के पारा इलाके में पुलिस प्रशासन अतिक्रमण की शिकायत पर वहां पर पहुंची। बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल के नेतृत्व में टीम अवैध कब्जा हटाने पहुंची, लेकिन वहां तो प्लानिंग कुछ और थी। तो हम आपको बता रहे हैं कि कुल मिलाकर यह तैयारी थी और पुलिस ने जब छापेमारी की तो आप देख पा रहे हैं पूरा रण क्षेत्र में यह तब्दील हो गया, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी, अतिक्रमण हटाने की मंशा थी। और इससे पहले एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए कि पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन उससे पहले वहां के जो लोग हैं उन्हें शायद इस बारे में पूरी तरीके से मालूम हो चला था। लेकिन क्या होता है, दूसरी तस्वीर देखिए कि कब्जाधारियों ने आओ ना देखा ताओ पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस टीम को निशाना बनाया, किसी ने डंडे से, किसी ने पत्थर से, किसी ने जंजीर से, जिसके हाथ जो लगा उन्होंने हथियार बना डाला। पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की। एक और तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी कि हर उस व्यक्ति के आव भाव को आप पहचानने की कोशिश कीजिए जो पुलिस टीम पर हमला कर रही है, पुलिस को निशाना बना रही है और पूरा मोहल्ला ही तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी को किस तरीके से पकड़ के रखा गया है, महिलाओं को आगे किया गया, पीछे से पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी, और सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है।
चलिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और तो और ये जो पत्थरबाज थे, इनके हौसले इतने बढ़ गए कि दारोगा को ही निशाने पर ले लिया। दारोगा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें पटका जाता रहा। हमलावर का जरा हौसला देखिएगा, वर्दी पहने पुलिसकर्मी को, खाकी को किस तरीके से दबोच रखा है, और पुलिसकर्मी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। महिलाएं आगे हैं, एग्रेसिव हैं और हमलावरों की सपोर्ट में है, क्योंकि पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। अब ऐसे में जो तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गला दबाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को पटकने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को पटका गया, गर्दन दबाने की कोशिश की गई। तो ये पूरी तरीके से तस्वीर जो पिक्चर है अब क्लियर है। हमले के बाद चौथी तस्वीर जरा देखिए। प्रशासन ने साफ कर दिया, खाकी पर हाथ उठाने वालों को अब किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। एक दिन पहले जिस इलाके में पुलिस टीम पर हमला हुआ, उसी इलाके में अगले ही दिन भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई और 3 थानों की पुलिस पहुंची, एक कंपनी पीएसी, हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट में जवान, और फिर शुरू हुआ अवैध डेयरियों पर बड़ा एक्शन। यानी कि पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली कि काम ऐसे नहीं चलेगा, भय दिखाना जरूरी है। और ऐसे में अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए वहां पर योगी की पुलिस ने एक्शन ले लिया। और ऐसी स्थिति में जब बारिश हो रही थी, लगातार छतरियां खुली हुई थी, पुलिस वाले तब भी डटे हुए थे। और देखिए, एक एक कर जो मवेशी है, उन्हें उन अतिक्रमण की हुई जमीन से बाहर होना पड़ा। यानी योगी की फोर्स हर उस वैध को, जिसे अवैध बनाने की कोशिश की गई, उसका रास्ता क्लियर कर रही है। तो योगी की पुलिस जैसे ही एक्शन में आई, दुम दबाकर उपद्रवी भागने लगे। कल तक जो दारोगा का गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था, वो आज भागा भागा फिर रहा, और साथ ही उसके साथियों को भी पुलिस धरपकड़ करने में जुटी हुई है। यानी कि तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, जिसमें आप देखेंगे कि पुलिस पर हमला किया गया, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को गिरफ्त में लेकर उससे पटका जा रहा है। महिलाएं साथ दे रही हैं, लेकिन आज की तस्वीर बदल गई। वहां से मवेशी हटा दिए गए हैं, अतिक्रमण मुक्त हो चुका है। अब तलाश उनकी है जिन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया, उन पर पत्थर बरसाया। पारा कोतवाली अंतर्गत यह जगह है जहां पर मैं मौजूद हूं। यहीं पर गदियाना बगल में है। वहां पर यह हुआ था कि ये जो घोसी हैं, वो लोग अवैध ढंग से डेयरी चलाते हैं, भैंसों को पाले हैं और बहुत मनमानी करते हैं। तमाम शिकायतें आती थी, जिसको नगर निगम की टीम पुलिस सुरक्षा बल लेकर वहां पर गई थी। लेकिन मैं जहां पर खड़ा हूं, इस जगह पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे कि जिसमें एक महिला भी है, एक युवक है, पुलिस से झड़प हो रही है। तो ये वो वही जगह है। इसी जगह पे ये आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये सड़क आप देख रहे होंगे चारों तरफ। ये जो लोकेशन है, ये वही लोकेशन है जहां पर पुलिस और युवक के बीच में झड़प होती है। पुलिस के वर्दी पर वो हाथ लगाता है, गले पर हाथ लगाता है, और औरत भी काफी आक्रामक दिख रही है। हालांकि देखिए, इस पूरे गली में सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए है कि पुलिस लगातार आरोपियों को ढूंढ रही है। एफआईआर हुई है, 2 एफआईआर हुई है पूरे मामले में। पुलिस ने 15 लोगों के नामजद एफआईआर दर्ज किए हैं और अज्ञात भी, और साथ ही नगर निगम ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वह अज्ञात है। उसमें भी पता भी अज्ञात है और लोगों का नाम भी अज्ञात के ही रूप में है। और इधर योगी फोर्स एक्शन में है, तो उधर खुद योगी भी एक्शन में। योगी ने लखनऊ में जनता दरबार लगाया और यहां जनता की मांगों को अनसुना कर रफू चक्कर होने वाले तमाम उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अब तगड़ा एक्शन तय है, क्योंकि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का ऑन द स्पॉट इलाज करना भी शुरू कर दिया। योगी ने तो टूक कह दिया है, काम करो नहीं तो छुट्टी तय। रास्ता नहीं मिलेगा तुमको तो देखेंगे, रास्ता उपलब्ध करवाओ, और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। कहाँ पे? एक्शन आप देख पा रहे हैं, वहीं पर तत्काल सब कुछ दिखाया जा रहा है। 27 के चुनाव से पहले योगी ने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया। किसी भी कीमत पर माफियाओं को पनपने
नहीं देंगे। कानून से कोई ढिलाई नहीं होगी, क्योंकि जनता का हित जो है वो सर्वोपरि है। सुनिए। अब तो सड़क भी अच्छी है, बिजली भी आती है, माफिया गायब है, दंगे गायब हैं, दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल की तरफ गायब हो गए हैं, समाप्त। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया है। कुल 12 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की थी, आज वह है 36 लाख करोड़ रुपए की। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और यही लाइन योगी की है कि कायदे में रहना होगा तभी फायदा होगा। अब इधर एटीएस ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। कहने का मतलब ये कि आतंक और जिहाद के नाम पर देश से गद्दारी करने वाले आरोपियों को एटीएस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है और इस पूरे जिहादी नेटवर्क का राजफाश करने में लगी है एटीएस। मदरसे के नाम पर चंदा, चल रहा था गोरख धंधा। यूपी एटीएस का एक्शन, हापुड़ से सामने आया जैश कनेक्शन। जिहाद और पाकिस्तान की सरपरस्ती करने वालों पर योगी सरकार और उनकी पुलिस काल बनकर टूट रही है। फिर एक बार देश के साथ गद्दारी करने वाले जिहादी मानसिकता वाले देश के भीतर घातियों पर एटीएस ने शिकंजा कसा। एटीएस ने हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के शेरपुर से एक मस्जिद से संदिग्ध युवक मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से सीधे जुड़े होने और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को फंडिंग मुहैया कराने के पुख्ता प्रमाण मिले। आरोपी मूल रूप से बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है और मेरठ में रहकर मदरसे में तालीम हासिल की थी। इसके बाद इस पर जिहाद की मानसिकता का भूत सवार हो गया और देश विरोधी साजिशों में लग गया। एटीएस की माने तो जफर आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर से प्रभावित था। आरोपी सोशल मीडिया पर मसूद अजहर के भड़काऊ और जिहादी भाषण साझा करता था, लोगों को हिंसक जिहाद के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता था। साथ ही जफर आम लोगों से चंदा इकट्ठा करता था। इस रकम का इस्तेमाल वो आतंकी गतिविधियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कर रहा था। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जैश के जिहादी ग्रुप्स में जुड़कर खुद वित्तीय सहायता देने की पेशकश की थी। शुरुआत में जब सीधे पाकिस्तानी बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने में विफलता मिली तो पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर क्रिप्टो करेंसी में कई बार फंडिंग भेजी। फिलहाल मोहम्मद जफर को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। एटीएस अब आरोपियों के साथियों और उनके मददगारों की कुंडली खंगालने में जुटी है, जिन्होंने इस मदरसे से निकलकर देश के साथ गद्दारी की पटकथा लिखी। और ऐसे ही एक मदरसे पर योगी सरकार ने एक्शन लिया, जहां योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है और इस बार एक अवैध मदरसे को जमींदोज किया गया। सरकारी जमीन पर बनाए गए इस अवैध मदरसे को मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ढा दिया गया। तो ये आदेश आया था जिसकी कॉपी पहले संलग्न की गई, बताया गया और उसके बाद एक्शन हुआ। तो बुलडोजर गरजा है अवैध मदरसे पर। बुलडोजर एक्शन की यह कार्रवाई आप देख पा रहे हैं, जहां पर अवैध मदरसा था वहां पर बुलडोजर चलाया गया है और पूरे मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। तो बात सिर्फ मदरसे पर खत्म नहीं होती, बल्कि योगी आदित्यनाथ की कोशिश हर उस अवैध कब्जे को ढाने की है, हर भूमाफिया को मिट्टी में मिलाने की है। संभल में भी एक बार फिर बुलडोजर गरजने की तैयारी है और यहां जामा मस्जिद के आसपास 20 से 22 दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और इसके बाद संभल में हलचल बढ़ गई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संभल से, और ये संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध कब्जे के खिलाफ योगी फोर्स तैनात है। जल्द ही कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त संभल से हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, तैनात हैं और अब अंतिम चरण की बारी है। जिस जैश के लिए फंडिंग का काम भारत के भीतर बैठकर कुछ भीतरघाती करते हैं, उसी जैश का रहनुमा पाकिस्तान आज दुनिया भर में जाकर भीख मांगता है। और तो और उसकी आवाम भी इसमें पीछे नहीं। पाकिस्तानी पीएम और उनके मौलानाओं की भीख मांगने की जो आदत है अब उनकी जनता तक पहुंच गई, और वो भी अपने हुक्मरानों की तरह भीख मांगने के लिए देश दर देश भटक रहे हैं। देखिए, मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरखास्त दी। जैसा प्रधानमंत्री वैसी जनता। फिर पाकिस्तान बना भिखमंगा। भिखारी किए जा रहे डिपोर्ट। शाहबाज की खुली पोल। सऊदी में भी किया किनारा। पाकिस्तान को अब किसका सहारा? कहते हैं भीख मांगना ऐसी आदत है, एक बार पड़ जाए तो कभी नहीं छूटती। और हमारा पड़ोसी मुल्क तो भीख मांगने में महारत हासिल कर चुका है। इसलिए तो पाकिस्तान को पाकिस्तान न कहकर भिखारिस्तान कहा जाए तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि यहां के हुक्मरान तो दुनिया भर से भीख मांगने में एक्सपर्ट हैं ही। अब यहां जनता भी उसी रास्ते पर चल निकली है। पाकिस्तान के भिखमंगों से सबसे ज्यादा परेशान कोई और नहीं, सबसे बड़ा खाड़ी देश सऊदी अरब है। यही वजह है कि सऊदी ने पाकिस्तान के भिखारियों को पकड़ पकड़ कर वापस पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया। सऊदी के इस एक्शन से पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हुई कि पाक एम्बेसी को एक एआई वीडियो तक जारी करना पड़ गया। इस वीडियो में पाक एम्बेसी ने पाकिस्तानियों से सऊदी में जाकर भीख नहीं मांगने की गुजारिश की। वीडियो में पाक एम्बेसी ने भिखारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। पाक एम्बेसी ने अपने एआई वीडियो में बताया है कि सऊदी में भीख मांगना कानूनी जुर्म है। इसकी अनदेखी पर सऊदी अरब में गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा देश निकाला और दोबारा जाने पर पाबंदी जैसी सख्त कार्रवाइयां हो सकती हैं। बार बार भारत से मार खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले पाकिस्तान को कहां फर्क पड़ने वाला है इस बेइज्जती और जगहसाई से? तभी तो यहां की आवाम बार बार होने वाले डिपोर्टेशन की अवहेलना कर भीख मांगने के लिए खाड़ी देशों में जा रही है। और करे भी क्या, पाकिस्तान में तो आटे और चावल के लिए भी टोटा है। वैसे पाकिस्तानियों की ये आदत बिल्कुल उनके प्रधानमंत्री से मेल खाती है, जो जब भी विदेश जाते हैं हाथ में भीख का कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं और यहां तक कह देते हैं कि मजबूरी है लेकिन भीख मांगना जरूरी है। मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरखास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। तो देख ली मुनीर और अपने प्यादे की औकात तुमने, कैसे कर्ज के लिए हाथ फैलाता है। और अब तो जनता को भी भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब मुनीर के तमगों तक जनता का हाथ पहुंच जाएगा, क्योंकि विदेशों से भीख बंद हो जाएगी। तो फिर कहीं से तो जनता लूट मार मचाएगी। तो पाकिस्तान की तरह हलचल तो देश की विपक्षी पार्टियों में भी होने लगी, क्योंकि जिस चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया, ईवीएम मशीनें और तौर तरीकों पर विपक्ष ने सवाल उठाए, उस भारतीय चुनाव आयोग की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। और भारत की एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित होकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एसआईआर का विचार करने की राह पर चल पड़ी है।
तो भारतीय चुनाव आयोग के तरीके और यहां के वोटर आईडी कार्ड ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतना प्रभावित कर दिया कि ट्रंप ने भी अमेरिका में फोटो आईडी कार्ड को लेकर कानून बनाने का रास्ता चुन लिया है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। जिस पर विपक्ष ने उठाए सवाल। मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं वोट चोर। पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं। दुनिया कर रही उसकी जय जयकार। 7 समंदर पार ट्रंप को भाया भारतीय वोटर आईडी कार्ड। वोट चोरी, ईवीएम में छेड़छाड़, एसआईआर पर सवाल। 12 साल से विपक्षी पार्टियां अपनी हार पर मंथन करने के बजाय यही काम करती हैं। कभी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करती है, तो कभी ईवीएम में टेम्परिंग का आरोप करती है। अब अपनी हार छिपाने का बहाना एसआईआर हो गया है, लेकिन विपक्ष का एजेंडा 7 समंदर पार से धराशायी हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ने भारतीय चुनाव आयोग की जमकर प्रशंसा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारतीय चुनाव व्यवस्था के मुरीद नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने भारत के चुनाव में वोटर आईडी व्यवस्था का हवाला देते हुए अमेरिका में भी सख्त चुनावी नियम लागू करने की पैरवी की है। ट्रंप ने भारत के पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र किया और बोगस वोटिंग रोकने के लिए भारतीय चुनाव प्रक्रिया को सराहा। उन्होंने लिखा, इस महीने की शुरुआत में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा, आप यूएस में बिना वैलिड फोटो आईडी के इलेक्शन कैसे करा सकते हैं? भारत के पिछले इलेक्शन में करीब 64 करोड़ 60 लाख वोटर्स थे। 1% से भी कम ने मेल्स से वोट दिया और हर एक वोट के पास एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। हमें अभी द सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। दरअसल भारत की आसान चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए अब ट्रंप ने कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट पास करने की अपील की। तो भारत में लोग समझ नहीं पा रहे हैं, विपक्ष समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ट्रंप को यह बात समझ में आ गई कि आखिर चुनाव कैसे कराए जाते हैं और भारत में जो हो रहा है उसे अपनाना ही चाहिए। तो आज के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। ब्रेक के लिए केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।